खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदेश सरकार में वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल लागू हो सकता है, ये कहना है प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का। फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सीएस डीबी गुप्ता ने अनलॉक 1.0 के बारे में बातचीत की। हमारे साथ हैं एक बार फिर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता। अब तक हमने इनसे बातें की हैं लॉकडाउन के बारे में और लॉकडाउन को लेकर क्या मुश्किलें आती रही हैं उसके बारे में। आज से हम बातें करेंगे अनलॉक के बारे में। अनलॉक 1.0 किस तरह से रहता है और उसमें सकारात्मक स्थितियां क्या क्या देखने को मिल सकती हैं और आने वाले समय में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जो अनलॉक डाउन है तो क्या क्या अनलॉक अभी रहना शेष है और क्यों शेष है और अब कब तक उसमें ढील मिल सकती है? देखिए, अभी जो अनलॉक 1 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडवाइजरी 30 तारीख को जारी हुई है, 30 मई को, उसमें फेजेस में उन्होंने अनलॉक करने की बात कही है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, 3 फेजेस उसमें चिन्हित हैं। फ़ेज़ 1 में कुछ चीज़ें हमने आज से 1 तारीख से शुरू कर दी हैं। जैसे अब कर्फ्यू का टाइमिंग 9 बजे रात से लेकर के 5 बजे तक रह गया, पहले 7 से 7 था। इस तरह के चेंज तो आज से ही लागू हो गए हैं। दूसरी चीज़ें हैं जो मॉल्स और कुछ अन्य चीज़ें उन्होंने और अनुमति दी है, तो उसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। रिलीजियस प्लेसेस हैं और ये 2-3 जो छूट उन्होंने अभी फ़िलहाल बोली हैं, उसके अंदर विचार विमर्श चल रहा है। और 8 तारीख से क्योंकि वो लागू हैं, तो उससे पहले उसकी भी गाइडलाइंस निकाल दी जाएंगी कि उनके बारे में क्या रहेगा। क्योंकि जब 8 से खुलने हैं तो अभी 1 तारीख से उनको लागू नहीं किया गया है। तो काफ़ी क्वेरीज़ हमारे पास आ रही हैं मॉल्स के बारे में। तो मॉल्स का जो भी निर्णय होगा वो 7 तारीख को बता दिया जाएगा और जिससे 8 तारीख को सुचारू रूप से अगर खोलने की अनुमति आती है तो उसको खोला जा सकता है। रिलीजियस प्लेसेस पे काफ़ी मंथन है और खुद रिलीजियस प्लेसेस से भी अभी तक ये एक डर बताया जा रहा है कि हम भीड़ को कैसे रोक पाएंगे। और जब भीड़ आरती के समय या नमाज के समय या किसी अन्य समय पे होती है, तो उसको जब तक हम प्रभावी नियंत्रण नहीं कर सकें तो वो जनता के लिए ख़तरनाक हो सकता है इसको, वायरस को फैलाने में। तो उसके बारे में क्या तैयारी हो और जब तक तैयारी ना हो तब तक कितने दिन तक उसको आगे बढ़ाया जाए, ये सब बातें अभी इसमें इन पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। दूसरे फेज़ में आते हैं मेनली शैक्षणिक जो संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह। उसमें स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उसको जुलाई से खोलने की बात कही है। उस दौरान हम एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तकनीकी शिक्षा वाले लोग, इन सब डिपार्टमेंट्स को हमने कहा है कि वो स्टेक होल्डर्स से, पेरेंट्स से बातचीत करें और बातचीत करके क्या आम सहमति बनती है वो बताएं, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समय पे बता सकें। तो उसके आधार के ऊपर जून के अंत तक भी अगर हम अपने जो भी अंतिम निर्णय पे पहुंचते हैं तो उसके तदनुसार ही फिर वहां पर जुलाई से उनको खोला जाएगा। और आखिरी फ़ेज़ जो फ़ेज़ 3 है, उसमें मेट्रो रेल की बात है और कुछ और बातें भी उसमें फ़ेज़ 3 के लिए आगे डेफ़र की हुई हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह। तो वो इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। स्पेशल फ़्लाइट्स तो अभी आ ही रही हैं जिसके माध्यम से स्ट्रैंडेड लोगों को लाया गया है। स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हों चाहे स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स हों, उन सबको लगातार लाने का सिलसिला जारी है। और अब 5-6 तारीख तक ये फ़्लाइट्स आ जाएंगी, उसमें लगभग सारे लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनको लेटेस्ट जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, जो बाहर से विदेश से आ रहे हैं, और 7 दिन उनको होम क्वारंटाइन में रखने के बाद वो अपना नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकेंगे। जो अब 8 तारीख से और उसके बाद फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में जो संस्थाएं खुलेंगी, धार्मिक स्थल खुलेंगे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए किस तरह से मॉनिटरिंग रहेगी और कैसे उसको फॉलो किया जाएगा? अगर शिक्षण संस्थाएं खुलती हैं तो क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, इसको लेकर क्या प्लानिंग अभी सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, वहाँ तक हम आएंगे सेकेंड राउंड में। पहला राउंड है जो कि खुल गया है या 8 तारीख से खुल रहा है, तो पहले हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ऑफिसेज में अभी जयपुर में सेक्रेटेरिएट में 50% स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे थे कर्मचारियों की, अब वो आज से 100% हो गया है।
तो उसमें हम किस तरह से डिस्टेंसिंग का रखें, उनके मास्क लगे हों जब पास पास बैठे हैं या मीटिंग में हैं, उस सब की पालना करवा रहे हैं। सैनिटाइज़र सब तरफ रख दिए गए हैं, सारे कमरों को हम पूरी तरह से सैनिटाइज़ रोज़ाना करा रहे हैं, और जिससे जो भी उनकी डेस्क वगैरह हैं उनकी पुछाई रोज़ाना हो रही है सैनिटाइज़ करके, और वॉशरूम्स को भी इसी तरह से रखा जा रहा है। और अभी फ़िलहाल हमने विज़िटर्स का नंबर बहुत कम रखा है, बाय अपॉइंटमेंट ही विज़िटर्स आ रहे हैं, अदर देन अपॉइंटमेंट अभी विज़िटर्स अलाउड नहीं है। पहले हम थोड़े दिन ये तैयारी करके देख लें कि ये 100%, क्योंकि अभी कुछ घटनाएं हो गई हैं जिसके अंदर वॉर रूम में एक अधिकारी जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं, तो उसकी वजह से कई लोग होम क्वारंटीन में गए हैं। इसी प्रकार से CID बिल्डिंग में भी इसी तरह का हादसा हुआ है। तो ये होंगे, जब खुलेंगी और एकदम लोग आएंगे, संक्रमित एरिया से भी आएंगे, जो वॉल्ड सिटी अब थोड़ा थोड़ा खुला है, तो उसमें आने के बाद से ये समस्याएं आना अवश्यंभावी है, लेकिन उससे निपटेंगे और उनको आइसोलेट करेंगे। उनको हम लगातार ये एडवाइजरी कर रहे हैं कि यदि किसी की भी तबीयत ख़राब आती है, तो उसको बुखार महसूस होता है, गला ख़राब है, किसी प्रकार के सिम्टम है आई, तो वो तुरंत ही यहाँ के हमारा मेडिकल डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, और उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो रेस्ट तो करेंगे ही, लेकिन उनका इलाज भी होगा। इसी तरह से प्राइवेट ऑफिसेज़ के लिए भी हमने इसी तरह की एडवाइजरी जारी की है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में हमने रखा है कि खुद मास्क पहन करके ही चीज़ें सप्लाई करें, और जो कस्टमर आ रहा है उसका भी मास्क पहना होना ज़रूरी है। तो दोनों मास्क में होंगे तभी, अदरवाइज़ उसके अंदर जुर्माने की बात है। और मैं कल ही हमारी मीटिंग में जो DG हैं, वो DGP उसमें बता रहे थे कि करीब करीब 9 करोड़ 87 लाख रुपए जुर्माने के वसूल किए जा चुके हैं पूरे राजस्थान में। लेकिन ये जो राशि है ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए फ़ाइन नहीं लगा रहे, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि लोग इसको तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि जो नियमों को तोड़ रहे हैं वो यंग वर्ग है, यंग आयु वर्ग के लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा फ़ाइन उन पे लग रहे हैं। तो मेरा यही बार बार हम अपील कर रहे हैं, और यही हमारी गाइडलाइंस हैं कि अब जो है बंदिशें नहीं हैं, अब सावधानियां हैं। आप स्वयं सतर्क रहें, सावधानी से बिहेव करें, खुद सेफ रहें, दूसरे को सेफ रखें। अब सारा जोर इस तरफ की IEC पे है, और उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हमने ये देखा कि अभी जैसे कुछ ऑफिसेस 50% स्ट्रेंथ के साथ खुले और अति आवश्यक सेवाओं वाले करीब करीब पूरी क्षमता के साथ खुले, तो उसमें जहाँ जहाँ कंजेस्टेड जगह है, जहाँ जहाँ सक्रिय जगह है, वहाँ पर बैठने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, और कर्मचारी भी खुद शिकायत कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना चाहकर भी नहीं हो पा रही है। तो उस सब से निपटने के लिए क्या मैकेनिज्म है? देखिए, कुछ कमरों में ऐसा है कि अगर नंबर ज़्यादा है लोगों का, कर्मचारियों का, तो वहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग की एक समस्या आती है। वैसे अधिकांश कमरों में ये नहीं है, बड़े हॉल्स में इस तरह की बात आ रही है कुछ जगह पर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी दूरी पे बिठाया जा सके जितना संभव है। अनावश्यक वहाँ पर फाइलें पड़ी हैं पुरानी, जिनमें धूल जमती है, काम भी नहीं आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड रूम में जमा कराया जाए। जो फाइलें लाइव नहीं हैं, इमीडिएटली काम नहीं आ रही, उनको भी जमा कराया जाए। जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी वीडिंग की जाए। तो अगर ये करते हैं तो वही जगह जो कमरे में कम दिख रही है वो निकल आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए अभी हम ये कर रहे हैं कि ऐसे स्थिति होने पर जो संबंधित सचिव हैं वो अपना डिस्क्रिशन यूज़ करें, और कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम वाले काम देते हुए घर से उनसे काम ले सकते हैं, जब तक इसकी पुख्ता व्यवस्था ना हो जाए। तो ये सब बातें हैं। सेक्रेटेरिएट में बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या नहीं है। अभी केंद्र का आर्थिक पैकेज सामने आया और उसके लिए आपने टास्क फोर्स भी बनाई है और अलग अलग विभागों को भी कहा है, उन विभागों से आपने फीडबैक भी लिया है मीटिंग के जरिए। तो उस सब में क्या निचोड़ निकल कर सामने आया, और कितनी बड़ी राजस्थान के लिए स्थिति बन सकती है कि उस पैकेज का लाभ मिल सके और विभिन्न सेक्टर्स में किस तरह से उपयोग में लाया जा सके उसको? जैसा आपने खुद ने कहा कि उसके बारे में एक बड़ी बैठक हुई थी मेरे स्तर पर, और उसमें हमने 3 अलग अलग टास्क फोर्स बनाई हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैकेज है MSMEs के लिए। तो उसमें MSME के लिए ACS इंडस्ट्रीज़ की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है। दूसरा जो था वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स है। और तीसरा वर्क्स डिपार्टमेंट से संबंधित
क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स की और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सुलझाया जाए, टेम्पररी भी अगर किसी रूल्स में परिवर्तन करके और उन कामों को वापस शुरू करवाना है और उनको इमीडिएटली लिक्विडिटी देनी है तो किस प्रकार से उसको किया जाए, उनके सुझाव के लिए तीसरी टास्क फोर्स वर्क्स डिपार्टमेंट की ACSPWD के अंडर में बनाई गई है। और ये तीनों टास्क फोर्स अपना काम कर रही हैं और अभी रिपोर्ट नहीं आई है, 8 तारीख तक का इनको टाइम दिया गया है, क्योंकि अभी अधिकांश जगहों पर अभी कुछ कईयों की तो कल परसों में ही गाइडलाइंस आई हैं भारत सरकार से, उनके मंत्रालय से। तो जब तक दिल्ली से वो गाइडलाइंस नहीं आती कि किस प्रकार की स्कीम है, तब तक उस पर आगे विचार करना आसान नहीं था। लेकिन अब लगभग सबकी गाइडलाइंस आ गई हैं, तो उसके मुताबिक ये करके, और हमने अब आज 1 तारीख है, 6-7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। 8 तारीख को जैसे ही रिपोर्ट आती है एक ग्रुप से बात करके और उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट और CM साहब से जिनसे भी अनुमति की ज़रूरत है उसके लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली जाएगी। इसकी जो आर्थिक पैकेज है, इसके थोड़ी शर्तों को पूरा करने के लिए या कहें तो कुछ मापदंड पूरे करने के लिए तरह तरह की बातें उन्होंने बताई गई हैं केंद्र सरकार ने, तो कितनी उसमें हालांकि फौरी तौर पर अभी जायज़ा लिया है आपने, तो कितनी पूरी हो सकती, कितनी नहीं हो सकती, और क्या क्या हो सकता है, क्या उसमें रिलैक्सेशन और मिल सकता है, या राज्य सरकार किस स्थिति में है अपनी पूरे हालात को देखते हुए? इसमें जो सबसे बड़ी शर्तों वाली बात है वो एक नेट बोरोइंग की लिमिट होती है हर एक राज्य सरकार को, जो भारत सरकार देती है कि आप अपनी GSDP का 3% बोरोइंग कर सकते हैं, और वो RBI के माध्यम से हर वीक में एक बार वो बोरोइंग होती है, और जिस भी स्टेट को ज़रूरत होती है उस सीलिंग के भीतर उसको कर सकता है। अब ये लगातार मांग चल रही थी कि इस 3% की सीमा को बढ़ा के 5% किया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में कई पत्र भी लिखे, कई स्टेट से अलग अलग उन्होंने भी इसी प्रकार की बातें की। फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें परमिशन तो दे दी अपने आत्मनिर्भर वाला जो इंडिया का पैकेज है, लेकिन वो शर्तें डाली हैं। अब शर्तें ये हैं कि 3 से 3.5% यानी आधा % जो है वो आधा % आपको अनकंडीशनल मिल जाएगा, यानी 3 की 3.5 तो हम मान लें कि वो सीलिंग हो गई है। अब 3.5 से 5 तक जाने के लिए शर्तें हैं, तो उसमें से 3.5 से 4.5 के बीच में जो 1% बनता है उसमें 4 शर्तें रखी गई हैं, जो 0.25 उस पर वेटेज हर एक पे रखा गया है। जैसे उसमें है एक 1 नेशन 1 राशन, तो वो एक ही राशन कार्ड पूरे कंट्री के अंदर मान्य होगा। आप जयपुर से बिहार चली गई लेबर, अगर यहाँ नाम है तो वो वहाँ भी राशन ले सकता है। इस तरह की व्यवस्था ऑनलाइन होने की बात है। एक पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर है। तीसरी चीज़ उसके अंदर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के अलावा भी एक अर्बन रिफॉर्म्स के बारे में है, और एक और कंडीशन है। 4 कंडीशन टोटल हैं, इसमें 0.25 अगर हम उसमें अर्जित करते हैं तो वो उस अर्जन के आधार के ऊपर इनको बना लिया जाएगा, तो 1% उससे अनुमत हो जाएगा एक्स्ट्रा। 3.5 से हम जैसे जब मान लीजिए कि 1 नेशन 1 राशन हमने कर दिया तो 3.75 हो गया, 3.50 से अर्बन रिफॉर्म्स कर दिया 4 हो गया, ऐसे 0.25 सब के बारे में हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 4 में से कोई सी भी 3 पूरी कर दी तो 4.5 से 5.5 वाला आखिरी 0.5% है, वो उसके बारे में अनुमति हो जाएगी। तो ये बेसिकली कंडीशन इन्होंने ऐसी रखी हैं कि जो चीज़ों को वो चाहते हैं कि ये रिफॉर्म्स होने आवश्यक हैं उनके साथ जोड़ दिया है। तो जैसे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हम इन एनी केस वो काम कर ही रहे थे। चौथा जो मैं अभी कहा था कि एक और कंडीशन है, वो है EODB की, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में कुछ रिफॉर्म्स करने थे हमको, और जिससे जो नई इंडस्ट्रीज़ लगें उनको सुविधा मिले। तो ये चारों के ऊपर हमारा काम ऑलरेडी चल रहा था। हमने पोर्टेबिलिटी जो राशन कार्ड की विद इन इंडिया जो बात कर रहे हैं, हमने विद इन स्टेट तो कर दी है, और विद इन स्टेट को अब विद इन नेशन वाले उसको प्रक्रिया को पूरा करना है, जिसको हम निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हमने अपने टारगेट लेके चल रहे थे, बीच में 2 महीने काम बंद हुआ उसमें, अब हम उसको तेज़ी से आगे बढ़ा के उसमें भी ले लेंगे। और अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स में भी निश्चित रूप से हम उस काम को जो ऑनलाइन करनी है चीज़ें उन सबको कर लेंगे। जो एक कठिन काम है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का है चौथा।
तो उस चौथे काम के लिए भी हम आगे बढ़ चुके हैं। एक मीटिंग तो अभी मुख्यमंत्री जी के स्तर पे हो चुकी है इस बारे में। तो हम बेसिकली कटिबद्ध हैं कि इन चारों में हम पूरे अपना जो पैसा बनता है उस सबको ले लें। मैं यही बताना चाहूँगा कि 1% का मतलब है लगभग 11,000 करोड़ रुपया। तो अगर हम 2% एक्स्ट्रा लेने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो फिर हमारे को 22,000 करोड़ रुपया जो हमारी रेगुलर बोरोइंग लिमिट है जो 31-32 हज़ार के करीब है करोड़, तो उस पे 22,000 करोड़ हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर हम उसमें सफल हो पाते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू का भारी लॉस हो रहा है और हमारी जो अन्य बजट की गतिविधियां हैं उन सबको हम सुचारू रूप से बावजूद इस रेवेन्यू लॉस के चलाने में काफ़ी हद तक सक्षम हो पाएंगे। अर्थव्यवस्था सुधार के और क्या उपाय हो सकते हैं, और जो राजस्व संग्रहण की जो स्थिति है उसके मुताबिक और क्या राजस्व संग्रहण के उपाय किए जा सकते हैं? करों के अलावा और भी कई चीज़ों को लेकर किस तरह के इसमें कलेक्शन बढ़ाए जा सकते हैं, इस बारे में क्या मंथन किया गया है? और जो अर्थव्यवस्था को लेकर, सुधार को लेकर जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत अब तक क्या क्या काम कर लिए गए, अब क्या काम करने बाकी हैं? देखिए, रेवेन्यू जो बढ़ोतरी के लिए तो हमारी कोशिश जारी रहेगी लगातार, लेकिन जब सारे सेक्टर ही बंद पड़ा था, इकोनॉमिक सेक्टर, तो जब गतिविधियां ही नहीं थी तो उससे रेवेन्यू आने का कोई प्रश्न नहीं था। एक्साइज़ की बात करें, उस समय जब दुकानें ही बंद थीं, तो जब बिक्री ही नहीं हो रही तो एक्साइज़ कहाँ से आएगा? चीज़ें नहीं बिक रही, दुकानें बंद हैं, तो सेल्स टैक्स जो अब जीएसटी के नाम से, तो वो बिक्री नहीं होगी तो जीएसटी कहाँ से आएगा? अगर इस समय सारी जो इसकी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन संबंधित अगर बंद हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स का पैसा कहाँ से आएगा? ये सब कठिनाइयाँ थीं। लेकिन अब लगभग 4.0 लॉकडाउन से धीरे धीरे ये खुलनी शुरू हुई हैं। अभी लेबर की प्रॉब्लम है तो पूरे फुल स्टीम पे आने में तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि छोटे जो रोज़गार हैं वो कुछ हद तक 2-3 महीने में अपने वापस पुरानी स्थिति पे आ जाएंगे। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लेबर के आने का वेट करना पड़ेगा, या नई लेबर जो हमारे श्रमिक, प्रवासी श्रमिक आए हैं, इनको ट्रेन करके और इनको काम लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने मैपिंग शुरू करा दी है। जितने प्रवासी श्रमिक आए हैं उनमें क्या क्षमताएं हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, इसकी मैपिंग कर रहे हैं और उन मैपिंग्स को मैच करेंगे जो कि लोगों की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट की आवश्यकताएं हैं उनसे। दोनों में जहाँ मैचिंग होगी वो तो उनको दे ही दी जाएंगी। जहाँ मैचिंग नहीं बैठती है और वो लेबर नहीं आती है लौट करके, तो फिर हम उनको RSLDC और अन्य माध्यम से ट्रेनिंग करवाएंगे और ट्रेन करवा करके उनके अनुरूप, उनके जैसा उनको ज़रूरत है उसके मुताबिक उनके स्किल अपग्रेडेशन का काम करेंगे। तो ये तो बात रही इसके अंदर हमारी इसमें जो वापस से कैसे रेवेन्यू सर्जन हो। अगला प्रश्न आपने क्या था? के लिए जो उपाय जो कमेटियों ने सुझाए थे, कमेटी के सुझावों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखिए, टैक्सेस लगाना बहुत इस समय उचित नहीं है। कुछ जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मजबूरन थोड़ा बहुत टैक्स लगे हैं, लेकिन जैसे एक्साइज़ के ऊपर, उसमें शराब की बिक्री पे कुछ इस तरह की बात है। अन्य जगहों पे भी हम कुछ सरचार्ज बढ़ाए हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा सरचार्ज है। जब वो बिक्री ही बंद है तो उस समय सरचार्ज बढ़ाने से भी कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आएगी। और अगर हम एक हद से ज़्यादा टैक्सेशन करते हैं तो उसका वो गलत असर भी पड़ता है उस सेक्टर पर। तो हमको वो सब चीज़ें भी ध्यान में रख कर के करनी पड़ती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही बढ़ाना पड़ेगा और उसी तरीके से। लेकिन अब थोड़ा सोच बदल सकता है। अगर एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ नहीं खुलती तो हमको डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जोर रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर पे डिपेंडेंस अब है, उनके पास क्षमताएं हैं, लेबर भी आ जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट के ऑर्डर नहीं मिलते, तो उनको अपना डोमेस्टिक मार्केट तलाशना होगा। और आजकल की जो ज़्यादा आवश्यकताएं, अभी थोड़ा सा लग्जरीज़ वगैरह इतना ज़्यादा जोर नहीं रहेगा। जिस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है आदमी अवॉइड करेगा, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज वगैरह हैं और जो ज़रूरी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस अभी हमको करना होगा, ताकि उनको खोल करके हम अपनी रेवेन्यू बढ़ा के आगे काम कर सकें। एक अन्य काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम जो अनावश्यक एक्सपेंडिचर है उसको कम करने की, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ तो अभी एक जनरल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो बजट के साइज़ हैं फ़िलहाल उनको ये कहा है कि 75% तक ही अपने खर्चे को प्लान करें।
तो उसकी वजह से होगा। उसमें से कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि शायद आवश्यक तो हैं लेकिन कुछ दिन के लिए टाले जा सकते हैं। तो अभी जो रेवेन्यू की हालात हैं उसके अंदर अभी हम उनको पोस्टपोन करेंगे और आगे जो अगला छमाही है उसमें साल का, इस वित्तीय वर्ष का, उसमें लेंगे या ज़रूरत होने पर उसके अगले साल लेंगे। तो उसको हमको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, और वो प्रायोरिटाइज़ हम वित्त विभाग के माध्यम से अकेले नहीं, जो संबंधित विभाग है उससे बातचीत करके, समन्वय स्थापित करके, ताकि किसी प्रकार का डिपार्टमेंट में भी ऐसा नहीं रोष हो कि उनकी ज़रूरी चीज़ें कट गई। दोनों का सामंजस्य बिठा के इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों फ्रंट पे रेवेन्यू वापस नॉर्मल की तरफ लाने और इधर से हम खर्चे को कम करके इसको पूरा करने की कोशिश करें। क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि विभागों के खर्चे तो कम हो ही हों, विभाग अनावश्यक हैं या इकाइयां अनावश्यक हैं, तो उसको मर्ज किया जाए, उनकी योजनाओं को मर्ज किया जाए और एक ही प्रकृति की योजनाओं को मर्ज करके आउटपुट लिया जाए, इस तरह की बातों पर भी विचार हो रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती हैं जो कि एक समय अनाउंस हुई, वो भी चल रही हैं, उसके बाद उससे मिलती जुलती अनाउंस हो गई, फिर तीसरी हो गई। उनमें बहुत सारे कॉमन बिंदु आते हैं। उसके लिए मैं स्वयं अपने स्तर पे ही मीटिंगें अब शुरू करूँगा, जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि जो मिलती जुलती स्कीमें हैं उनको मर्ज करके और उनको एक जगह पे इकट्ठा करें, जिससे एक तो उनके रिसोर्सेज जो अलग अलग क्षेत्राए हुए होते हैं उनके जगह पर हमको एक बड़ी किटी मिल जाए, और उनका रैशनलाइजेशन भी करेंगे कि उनकी आज आवश्यकता भी है या नहीं है, या वो रिडेंडेंट हो गई। हमने पहले भी इस तरह का एक अभियान चलाया था जिसमें अनावश्यक रूल्स रेगुलेशंस को इसी तरह से हटाया था। इसी प्रकार की बात हम यहाँ पर भी करेंगे। और मैं समझता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, बहुत साल पहले BK चतुर्वेदी कमेटी एक बनी थी नीति आयोग में, उस समय प्लानिंग कमीशन कहलाता था, उसने इसी तरह का काम किया था। और मुझे ध्यान है, मैं उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में था, तो 130 से ऊपर स्कीमें चल रही थी, उनको कम करके 25 स्कीमों में क्लब कर दिया गया था। तो उसी तरह की कुछ हमारी भी कोशिश रहेगी, और डिपार्टमेंट के स्तर पे एक एक से बात करके पहले तो उनको ही कहा जाएगा कि आप ही खुद रैशनलाइजेशन प्रपोज करें, और कुछ चीज़ें डिस्कशन करके फर्दर इम्पोज की जाएंगी। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक बिंदु क्या क्या हैं? क्योंकि हमने लॉकडाउन में भी काफ़ी कुछ सीखा है, प्रदेश ने भी कुछ सीखा है, नागरिकों ने सीखा है, और जो आम कर्मचारी हैं उन्होंने भी जीने के अलग अलग तरीके सीखे हैं, अलग अलग रचनात्मकता वाली चीज़ें भी की हैं, ब्यूरोक्रेसी ने भी कई इस तरह के काम किए हैं। तो उसमें सकारात्मक बिंदु क्या क्या हैं और उससे किस तरह से आगे बढ़कर काम किया जा सके, क्या प्लानिंग है इसके लिए? देखिए, सकारात्मक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब साथ साथ नकारात्मक चल रही हैं तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कह रहे हैं जैसे जिसके कोरोना पॉजिटिव निकला, उससे लोग ऐसे अछूत की तरह से व्यवहार करते हैं, उसके दूसरा पक्ष भी आ रहा है, जो कि कोरोना वॉरियर्स हों चाहे अन्य लोग हों, जब उनमें ये पॉजिटिव केसेस आए तो पास पड़ोस के लोगों ने बहुत हेल्प करी। दूसरी चीज़ ये आई है कि जब हमारे पास ये शुरुआत हुई थी लॉकडाउन 1.0 और लोग भूखे मर गए थे, सड़कों पे आ गए थे, उनके पास छप्पड़ नहीं था, खाना नहीं था, उस समय भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, NGOs ने, एक्टिविस्ट ने मिल कर के जिस तरह से सहयोग किया सरकार का, वो अपने आप में एक मिसाल भी रहेगी। बाद में जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी NGOs ने हमको लगातार सूचनाएं दी, और उनसे सूचनाएं लेके आपने देखा होगा राजस्थान में, अन्य राज्यों में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अन्य राज्यों जैसी अव्यवस्था नहीं हुई। कारण ये था कि हमको लगातार सूचना पे हमने SDMs को और SHOs को इसके लिए पाबंद कर दिया कि कोई भी सड़क पे अब आ जाता है तो उसको वहाँ से तुरंत बस में बिठा के नियरेस्ट कैंप पे ले आया जाए। जगह जगह हमने पूरे कलेक्टर्स को ये अनटाइड फंड और SDRF के फंड्स दे दिए कि आप इसके अंदर इमीडिएटली व्यवस्था कर सकते हैं ठहराने की, खाने पीने की, और आगे बस या ट्रेन तक छोड़ने की। तो वो सारी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर्स को और SDOs को जब ये अनुमति दे दी गई तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें मुस्तैद रही। चौथी चीज़ ये आती है कि विभिन्न विभागों का सामंजस्य, कभी कभी घटनाएं आती हैं अदरवाइज़, लेकिन यहाँ पर एक सामंजस्य बन कर के, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे समाज के दूसरे अंग हों, सब ने एक मंतव्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए इसके अंदर मिल कर के सहयोग किया। पॉलिटिकल डिफरेंसेस कई बार आते हैं, लेकिन जब भी साथ बैठे
घंटों घंटों वीसीज हुई, उनके माध्यम से बातचीत हुई, तो सब ने एक दूसरे के साथ करने की भी बात कही और एक्चुअल में किया। आज इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क मात्र सरकार के भरोसे करना अच्छे तरीके से बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सबके सहयोग से मिल करके इसको एक अच्छा बखूबी अंजाम दिया गया। ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि ये भी पता पड़ गया कि अब घर के अंदर बंद और कईयों की अच्छी स्किल्स भी जागी हैं, उन्होंने परिवार के साथ अच्छा टाइम भी बिताया, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। तीसरी बात ये आती है कि हमको कम आवश्यकता में ही काम चल सकता है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस एक्स्ट्रा अपने को खर्चे की ज़रूरत नहीं है। ये भी कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। और अब सब मिलजुल करके इसी तरह की भावना के साथ अगर काम करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को कभी भी नहीं भूलना है। अभी हमको कई महीनों तक तो इसके साथ जीना ही होगा और शायद ये हमारी दिनचर्या का आवश्यक अंग भी बन जाए। तो जो बार बार हम कहते हैं, हर वीसी में कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये सब हमारे शायद दैनंदिन जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाएंगी। यही बात मैं अभी फ़िलहाल कहना चाहूँगा। श्रमिकों के पलायन की क्या स्थिति, क्या वो अब पूरे सारे श्रमिक यहाँ से चले गए हैं और जितने आने थे आ चुके हैं, या और भी स्थिति आ सकती है अभी सामने? देखिए, जितने आने थे आ चुके हैं, ये तो कोई भी कहना मुश्किल है, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि हमने सब कलेक्टर्स को जगह जगह पर कह दिया। हमारे जितने कैंप्स लगे थे लॉकडाउन 3.0 के समय, लॉकडाउन 4.0 के समय, उन सब में लगभग वो खाली हो चुके हैं। उनके लोगों को या तो बस से या ट्रेन से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया गया है। और हम लगातार कलेक्टर्स को लिख रहे हैं कि अब भी कोई लोग हों तो तुरंत हमें बताएं। लेकिन अब स्थिति लगभग ये आ गई है कि हमारे पास कोई मांग नहीं बची है। और सबसे ज़्यादा दो ही जगह की मांग थी, बिहार और बंगाल, क्योंकि यूपी से तो हम बाई रोड भी लगातार भेजते रहे थे। बिहार ने थोड़े दिन शुरू में उसको डिले से शुरू किया था, क्योंकि उनके पास बहुत ट्रेनें एक साथ आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने, बिहार ने जितनी भी ट्रेन्स थी राजस्थान की सब ले ली हैं। अब किसी प्रकार की मांग नहीं बची। बंगाल की लास्ट की ट्रेन्स आज चलनी थी, क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान आने की वजह से उन्होंने कुछ दिन उसको स्थगित किया था। तो अब बंगाल की भी आज के बाद मांग ख़त्म हो जाती है। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई मांग नहीं है। छुटपुट मांग होगी, हम श्रमिक जो बसेस हैं, स्पेशल बसेस, उनको भेज सकेंगे, लेकिन ट्रेन लोड जो यानी कम से कम 1,500 लोग, अब हमारे पास कोई मांग बची हुई नहीं है। तो हम यही मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा का हुआ था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद अब क्योंकि फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, रोज़गार खुल रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग अब उनमें से जाने में इच्छुक नहीं हैं। नंबर 2, हमारे पास अब करीब करीब 43 लाख लोग नरेगा के साथ श्रमिक जुड़ गए हैं। तो उनमें बहुत बड़ा नंबर प्रवासी श्रमिकों का भी है, लेकिन अन्य लोग भी जिनको इस समय रोज़गार की ज़रूरत थी और उनके हाथ में परचेजिंग पावर देना ज़रूरी था, ताकि बार बार पैकेजेस के माध्यम से हमको नहीं दे करके वो खुद अपने आप कमा के खा सकें। उसमें नरेगा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और ये कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग उसमें रोज़गार मांगेंगे, मांग के मुताबिक उतने ही काम सृजित कर दिए जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम का सरकारी मॉड्यूल बनाया जा रहा है या कुछ इस पर काम किया जा रहा है, अब तक कहाँ तक पहुँचा है वो, और क्या आगे इस रूप में तैयारी मिल सकती है कि वर्क फ्रॉम होम का एक कॉमन प्रोग्राम के रूप में मतलब लागू किया जा सके? आगे आने वाले फीचर रह सकता है क्या क्या ये कामकाज के तरीके में? देखिए, ये बहुत कठिन काम है। सरकार की जिस तरह की कार्यशैली रही है अब तक, लेकिन अब सोचने को मजबूर कर दिया है इस कोरोना वायरस की त्रासदी ने। तो अब हम निश्चित रूप से इसके अंदर एक एक्सपर्ट ग्रुप इस पे काम कर रहा है आईटी का। वो इसमें कहाँ पर आईटी इंटरवेंशन हो सकते हैं, क्योंकि आईटी से रिलेटेड चीज़ें निश्चित रूप से घर बैठ के हो सकती हैं और उनके ऊपर हम नियंत्रण भी रख सकते हैं कि जो रोज़ का आउटपुट उनसे अपेक्षित है वो हमको मिल सके। प्राइवेट तो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने तो ये काम शुरू कर दिया है, और जहाँ पर जगह की कमी है, ख़ास तौर से बॉम्बे और बेंगलोर की आईटी इंडस्ट्रीज़, उन्होंने तो इसको बड़ी मात्रा में किया है। वो तो रूटीन में ही पूरे जो जितने भी उनके कर्मचारी हैं उन एम्प्लॉयज़ को रोज़ को नहीं बुलाते, उनको बारी बारी से ही बुलाते हैं, रोटेशन से उनकी ड्यूटी आती है। लेकिन सरकार में जब तक हम उसको आईटी के माध्यम से नहीं कार्यान्वित करने की स्थिति में आएंगे और फाइलों पे काम करते रहेंगे,
तब तक उसका क्रियान्वयन मुश्किल है। लेकिन ये जो आईटी वाला ग्रुप है वो जल्दी ही वो भी अपनी रिपोर्ट दे देगा। उसके आधार पर हम अपने चीज़ों को बदलेंगे, प्रोसेसेस बदल करके फिर ये वर्क फ्रॉम होम करने की स्थिति पे आ सकें। तो ये हैं मुख्य सचिव डीबी गुप्ता। इन्होंने कई सकारात्मक पहलुओं के बारे में बताया और किस तरह से उन सकारात्मक बिंदुओं से आगे के जीवन चल सकता है और अनलॉक की जो स्थिति आगे बनी रह सकती है उस बारे में विस्तार से बताया। वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया और वर्क फ्रॉम होम किस तरह से सरकारी कामकाज का हिस्सा हो सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।